अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मबैन मुज़ाकरात खत्म हो चुके, मगर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ये दावा कर रहे हैं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनी गाला, नथिया गली या फिर वज़ीर आला हाउस मुंतकिल करके मुज़ाकरात करने का ऑप्शन आज भी मौजूद है। जबकि हुकूमती तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का शौक पूरा कर ले, अब हम उन्हें मुज़ाकरात की दावत नहीं देंगे, ये मौसम गुजर गया है। अब PTI पर मुनहसर है कि वो कब संजीदा और नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहती है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के नाम पर PTI खेल तमाशे के लिए मत आए। हुकूमत बज़ाहिर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करके आगे बढ़ चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर इंगेज करने के लिए कतई तैयार नज़र नहीं आती। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की जानिब मुज़ाकरात के लिए देखने की बजाय सड़कों पर आने की हिकमत अमली बना रही है। और इस हवाले से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज़ में इशाया दिया, जहाँ अपोजिशन रहनुमाओं ने मुस्तक़बिल में बाहमी रवाबित बढ़ाने और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनकाद और एक नेशनल एजेंडा दरियाफ्त करने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी के क़याम पर भी इत्तेफाक किया। और स्टीयरिंग कमेटी की सरबराही साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी के सपुर्द कर दी गई है। हुकूमत मुतमईन है, कानून साजी पर तवज्जो देने के साथ साथ जुडिशरी में जजेस तकर्रुरी के हवाले से मुतहरिक भी है, जबकि अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने और कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराने के लिए हिकमत अमली तरतीब दे रही है। कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा जुनैद अकबर ये दावा कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट 2 साल बाद वक्त से पहले इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जो कुछ अरसा पहले ये दावा कर रही थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड है और मुज़ाकरात भी कर रही है, और आज फिर इलेक्शन के हवाले से दावा किया जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन के दावे और तैयारी अपनी जगह, मगर अहम बात यह है कि सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क कितना कमज़ोर हो रहा है और हम मुआशी तौर पर किन चैलेंजेस का सामना करने जा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शला रज़ा साहिबा और माहिर कानून जहांगीर जदून साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और कुछ देर बाद हमें शौकत यूसुफजई साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। तीनों का बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा शला साहिबा कि ये जो खतूत लिखे जा रहे हैं, एक तीसरा ओपन लेटर जो है इमरान खान साहब ने लिख दिया है, उसके जो निकात हैं वो पार्टी को दर्ज भी करा दिए गए हैं और आर्मी चीफ को ये ख़त जो है वो तीसरा भेजा जाएगा। इन खतूत से कोई फ़ायदा हासिल वसूल होगा PTI को? अब फ़ायदा तो मुझे बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि बानी PTI ने कभी भी जमहूरी क़ुव्वतों से बातचीत में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अगर कभी उन्होंने आगे भी किया इस मामलात में तो उसको खुद ही सबूटैच कर दिया। और असेंबली में मुज़ाकरात से पहले इन्होंने कमेटी भी खुद बनाई, लेकिन उससे पहले वो यही कहते रहे कि हमने जो है इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। वो उस शहर से निकल ही नहीं रहे कि उनको थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाया गया था और वो सब एक पेज पे थे। लेकिन जब वहाँ से बात नहीं हुई तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी ने मुज़ाकरात शुरू किए और फिर कमेटी को रोक दिया गया और अब उसके बाद ये ख़तबाजी हो गई। अगर इसका नतीजा निकलना था तो पहले ही ख़त के बाद निकल आता, लेकिन कहा यही गया कि ख़त लिखा, किसे लिखा, किसी को मिला, किसी ने है एक्टिव और जमहूरियत नहीं रही है, मीडिया पर कदगन लगाई गई है, सोशल मीडिया को कंट्रोल किया गया है, इसीलिए मैं ये लेटर्स लिख रहा हूँ। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब वो 2018 में आए थे तो कितने जो थे वो जमहूरी थे? उन्होंने तो खुद कहा है कि हमें जब कोई बिल पास कराना होता था तो हमें फ़ोन करवाना पड़ता था। उन्होंने तो खुद कहा था कि अगर टैप कर रही हैं आवाज़ें और बातचीत तो क्या हुआ, कौन सी बुरी बात है। उन्होंने कहा था आर्मी चीफ का बाप होता है। और जब उसके बाद मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो उसके बाद भी उन्होंने बाजवा साहब से रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने चेयरमैन से वापस लेने को कहा था। तो एक तो बात ये, दूसरी बात जो पैका का एक्ट है, हम इस हुकूमत ने उसे एक्ट कर दिया, ये तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसे चला रहे थे। उसमें उन्होंने 3 तब्दीलियाँ की हैं कि एक पैमरा के ऊपर पाकिस्तान सोशल मीडिया प्रोटेक्शन जो है वो अथॉरिटी बनाई है और FIA पे उन्होंने पाकिस्तान साइबर क्राइम जो है वो प्रिवेंशन एजेंसी कहते हैं वो बनाई है। इसके अलावा आर्टिकल 26A जो है उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई किसी के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे और इस तरह से जो है फेक न्यूज़ फैलाएगा तो जिस शख्स के ख़िलाफ़
2C پڑھیں, اس میں اگریوڈ پرسن ہے. جس شخص کے خلاف یہ کیا گیا ہے, اگر وہ شخص جو ہے وہ چاہے گا کہ اپنا ڈیفیمیشن میں جائے, یہاں تک کہ عزت کرے, تو وہ مجسٹریٹ کے سامنے جائے گا, اور مجسٹریٹ اگر اس میں سزا کر دے گا جو 3 سال سے زیادہ نہیں ہے, تو پھر بھی سزا کے بعد آپشن ہے کہ ٹرائل کورٹ, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں وہ اپیل کر سکتا ہے. تو یہ تبدیلی ہوئی ہے. حکومت اس میں 10 سال کر رہی تھی, ہم نے 3 سال کیے, لیکن ہم نے پھر بھی یہ کہا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ جرنلسٹ سے مشاورت کر لیں. تو یہ تو اس کو آرڈیننس کے تحت چلا رہے تھے اور چلاتے رہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں, اور ان سے زیادہ اختیارات کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور ان کا تو یہی حال ہے, یہ IMF کو خطوط لکھتے رہے کہ آ کے انٹروین کریں, اور جب آ کے ان کو حکومت کے ساتھ معاہدے نہ کریں, اور جب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو IMF کے لیکن ہاں جی, وہ عمر ایوب صاحب ابھی بھی کوئی ایک دوست پالیسی بتائیں. عمر ایوب صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جب ملاقات ہوگی تو وہی چیزیں ان کے سامنے رکھیں گے. لیکن جہانگیر جدون صاحب, بینگ اے جرنلسٹ, ظاہر ہے کہ ہم جو پیکا آرڈیننس یا پیکا ایکٹ ہے, اب اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں کیونکہ اس میں کسی بھی صحافی شخصیت سے یا یوں کہہ لے تنظیم سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا, تو وہ تو ویسے ہی قلعدم ہے. میں اسے قلعدم اپنے طور پہ کہہ رہی ہوں. اس پہ مشاورت ہونی چاہیے تھی جن کے بارے میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. انفلوئنسرز جرنلسٹ نہیں ہوتے ہیں, پہلی بات تو یہ حکومت سمجھ لے. بٹ آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اختلافات شدت اختیار کر گئے. اب یہ جو لیٹرز, اوپن لیٹرز عمران خان صاحب لکھ رہے ہیں آرمی چیف کو, کیا اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حاصل وصول ہو سکتا ہے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک لیٹر پھر زرداری صاحب کو بھی لکھ دینا چاہیے رحم کی اپیل کرنے کے لیے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, لیٹر کا میرے خیال میں تو ایسا سچ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ ان کو لیٹر کیوں لکھ رہے ہیں, کیا وجوہات ہیں. جو تو سٹل چیزیں ہیں کہ ابھی تک تو کوئی نرم گوشہ نہیں ہے وہاں پہ ان کے لیے. تو ابھی وہ ان کو کچھ عرصے کے لیے عدالتیں فیس کرنا پڑیں گی. جب وہاں پہ کوئی حالات ٹھیک ہوں گے یا یہ گورنمنٹ اور وہ ایک پیج پہ یا کچھ تھوڑا بہت پیج لے گا, تو اس کے بعد ہی ان کے ساتھ کوئی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. پھر آگے اس طرح ہی ہوتا ہے, پیچھے بھی اس طرح ہوتا ہے کہ جب 2018 میں جب وہ بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے کلوز تھے تو وہ پھر جگہ دوسری پارٹی نہیں بنا سکی. تو جب اب دوسری پارٹیوں نے جگہ بنائی ہے تو اب پھر وہ تھوڑا دور رہیں گے. یہ تو اس ملک کے اندر پچھلے 77 ایئر سے دوسری پارٹیوں نے جگہ بنائی سے مراد یہ ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب نے اپنے اوپن لیٹر میں لکھا ہے, ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پالیٹکس سے باہر ہو جائے. تو آپ سمجھتے ہیں, آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ اب کی حکومت جو ہے وہ ان کے سہارے ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پالیٹکس سے باہر کبھی نہیں رہی ہے. دیکھیں نا, اب آرمی چیف خود بیان دے چکے ہیں جو باجوہ صاحب تھے جی, کہ ہم نے پالیٹکس کرنی چھوڑ دی ہے. لیکن اللہ کرے یہ کام جو وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو جائے. تو ظاہری طور پہ تو نہیں لگ رہا نا, جس طرح ابھی شیلا رضا نے کہا ہے کہ وہ خود کہہ رہے تھے جی ہم بندے فون کر کے بھجواتے ہیں, بجٹ پاس کراتے ہیں. تو یہ تو پاکستان کی بڑی انفارچونیٹ ہے کہ اس کی پالیٹکس جو ہے اس کے بغیر نہیں چلتی, ان کے بغیر جو ہے نہیں چلتی. ایک پارٹی اگر کندھا دیتی ہے وہ ہٹاتی ہے, دوسری پارٹی کندھا دے دیتی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں, جو بندہ کہتا ہے یہ غلط ہے وہ بے شک کہتا رہے. تو خان صاحب کا مطالبہ غلط نہیں ثابت ہوتا, مطلب وہ تو بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ آپ ایک پولیٹیکل ہو جائیں. دیکھیں, وہ مطالبہ تو کر رہے ہیں لیکن اس پہ وہ عمل درآمد بھی کریں نا. جب وہ خود حکومت میں آئیں تو وہ یہ پالیٹکس کو انوائٹ نہ کریں ان کو پالیٹکس میں انٹرفیئرنس کے لیے. وہ کسی کی کندھے پہ حکومت میں نہ آئے نا. وہ تو اگر دیکھیں نا, اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں سول سپرمیسی پہ یقین کرتا ہوں, تو پھر ان کو پھر سول سپرمیسی, پھر سول جو چوزن ریپرزنٹیٹیو ہے, جو لوگ جن کو الیکٹ کرے ان کے ذریعے حکومت میں آنا چاہیے, نہ کہ مینج کر کے جو بھی حکومت میں لاتا ہے ان کے ذریعے نہیں آنا چاہیے. یہ تو مطلب ہے جمہوریت کا مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا بیان دیکھیں تو وہ کہتے ہیں یہ خود آئیں گے تو آئیں گے, ہم نے دروازے بند کر دیے ہیں. بٹ آپ نے اس طرح دل سے کوشش بھی تو نہیں کی, آپ نے بہت زیادہ ٹائم لگا لیا. آن دی ادر ہینڈ 26ویں آئینی ترمیم پہ آپ لوگ دن رات ایک کر دیتے. دیکھیں, ان کا ایک سٹانس اپیرنٹلی ٹھیک ہے جی کہ گورنمنٹ کے پاس پاور نہیں ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی چیز نہ کر سکتی ہے نہ. لیکن اب جمہوری قوتوں کو آپس میں انگیجمنٹ انہوں نے ٹرائی کی ہے. اب اس کا دیکھیں نا, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جا کے آخر پولیٹیکل فورسز جو ہے پولیٹیکل فورسز کو انگیج کرتی ہیں, ان کو ان کے سہارے پہ نہیں بلکہ خود انگیج کرنا چاہیے. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا, سویلین گورنمنٹ جو ہے اپنے آپ
कुछ भी नहीं कर सकती। वो जो भी पीछे से मतलब जो लोग गवर्नमेंट को चला रहे हैं या जिन्होंने लाई है, उनके मर्जी मंशा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है। इसमें मेरी ओपिनियन में तो कोई ऐसा डाउट नहीं है, ना मुझे इस पे कोई शक है कि इसमें कोई दो राय हो सकती है। वो तो बिल्कुल अभी तक 100% क्लियर है ये बात। चलिए शला साहबा, ये जो जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं 2 साल में इलेक्शन का ऑप्शन, ये 2 साल में इलेक्शन का ऑप्शन वाकई दिया गया था और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया गया है ये? मुझे तो इसके बारे में कोई इल्म नहीं है और बिल्कुल भी मैं ये नहीं ऐसे कह सकती, क्योंकि मैंने विद इन द पार्टी भी यही सुना है कि जब तक सस्टेनेबल नहीं करेंगे हम पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को और किसी हुकूमत को एक टाइम नहीं देंगे और इसी तरह हुकूमतें गिराते रहेंगे तो इस तरह नहीं होगा। अभी वो उन्होंने स्टार्ट लिया है, कुछ मईशत की बेहतरी की तरफ कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह तो नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात मेरी नॉलेज में नहीं है। सेकंड ये कि मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, क्योंकि हम बिल्कुल खुली बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हम सब एक दूसरे से ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या किरदार है। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज़, जो कि कोई थर्ड ऑप्शन के तौर पे आया, कोई किसी के घर भेजने के बाद आया कि अपना एक बेटा दे दो, तो अब ये सारी बातें खुली हैं। किसी को इसलिए बनाया गया कि वो पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करना है तो ज़बान की बुनियाद डाली जाए, या ये कि सब जानते हैं कि लोग कहते रहे कि हम के आदमी और इसके आदमी हैं, तो ये एक हिस्ट्री है, इससे आप आंखें बंद नहीं कर सकते। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज ने, पॉलिटिकल फोर्सेस ने यूनाइट हुए तो उसका रिजल्ट आया, चाहे एमआरडी की शक्ल में आए, एआरडी की शक्ल में आए या किसी की शक्ल में। तो अगर आप अपने आप को पॉलिटिकल कहते हैं तो आपको अपने आपको पॉलिटिकल फोर्सेस से ही इंगेज करना होगा, क्योंकि जब अगर आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रही तो फिर वो मुज़ाकरात तो कर ही रही थी ना। और मैं एक वो मुलाकात करा सके शला साहिबा, वो तो मुलाकात नहीं करा सकी। सिद्दीकी साहब को मैं सराहूंगी और उसके साथ मैं ये कहूँगी कि उन्होंने बहुत ही पेशेंस से काम लिया। जब भी वो बाहर आए उन्होंने बहुत संभाल के अपने अल्फाज का इस्तेमाल किया और बहुत कोशिश की। और ख़ुद मैं बार बार कहूँगी कि पहले कमेटी जो है वो ख़ुद बानी पीटीआई ने बनाई, और इसके अलावा पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी में भी ये बात पार्टी की तरफ से आई, पीटीआई की तरफ से, या सुन्नी इत्तेहाद कह दें, कि वो चाह रहे थे बात हो। उस वक्त भी स्पीकर साहब ने उनको बड़ा ही बहुत ज़्यादा किया कि बिल्कुल हम करते हैं, और ना सिर्फ ख़ुद उन्होंने किया बल्कि उन्होंने बताया कि किस तरह से गवर्नमेंट भी चाहती है कि एक तहम्मुल का रवैया आए और उसमें चलें। तो मैं इरफान सिद्दीकी साहब के रवैये को मैं सराहूंगी। हमें शौकत यूसुफजई साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। साहब, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हम फौज की, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को नहीं मानते, जो कि दैट मेक्स सेंस, पॉलिटिक्स में होना भी नहीं चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड आप ओपन लेटर्स भी आर्मी चीफ को लिख रहे हैं। खान साहब ने अभी तीसरा लेटर जो है कंपाइल कराया है और इसके मंदरजात जो ओपन लेटर है वो सामने आ रहे हैं। उसमें उनको कहा गया है कि पॉलिटिक्स में मुदाखलत ना करें, और फिर पंजाब में जिस तरीके से छापे मारे जा रहे हैं उस पर भी उनका ध्यान लाने की कोशिश की गई है। यही ऑप्शन रह गया था, ये तो इट्सेल्फ गैर जमहूरी नहीं हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात है कि मुल्क में जमहूरियत है कहाँ पर। ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है इसको आप जमहूरी पार्लियामेंट कहेंगे, इसको आप मैं तो कह रहा हूँ कि इससे बदतरीन जो अमरीत रही थी ये उससे भी बदतरीन है। ये जो लोग कहते थे ना कि माशाअल्लाह से बदतरीन जमहूरियत बेहतर है, लेकिन ये तो जमहूरियत के नाम पे बहुत बड़ा दाग है। आपने देखा कि आप सब ये कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ को खत क्यों लिखा, भाई इख्तियार ही उनका है, इनके पास क्या है। और फिर हमें ये सबक दे रहे हैं कि जी सियासी लोगों से बात करें। भाई हम ये, आप सियासी कहाँ से आ गए? आप तो किसी के कंधे पे सवार होकर यहाँ पहुंचे हैं। अगर आप सियासी तरीके से आते तो हम आपसे बात करते ना। तो आपके तो आका कोई और हैं, तो हम आपसे क्यों बात करें? लेकिन मजा तो तब आता है साहब जब आप लोग जमहूरी कुव्वतों से ही बात करते और अपनी बात मनवा के भी उठते, उसका रिजल्ट चाहे जो भी निकलता। नहीं, देखिए हमने जो मेरी बात सुने, हमने ये जो सो कॉल्ड जमहूरी कुव्वत है इनसे भी बात करके देख लिया। ये कोई इनके पास इख्तियार नहीं है, ये कोई जमहूरी नहीं है। आज जमहूरी इस तरह होते हैं, ये हुकूमत का ये रवैया होता है
کہ ایک طرف آپ مذاکرات کریں، دوسری طرف کچھ لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے کہ جی روزانہ بس کہیں کہ جی یہ تو ملک دشمن ہیں، یہ انتشاری ہیں، اور اس پہ حکومت خاموش. تو یہ تو حکومت کا دوغلا رویہ تھا جو ہم نے دیکھ لیا. اب آگے جا کے ہم اپنا لائحہ عمل بنائیں گے. اس ملک کے اندر جمہوریت کی بحالی کے لیے جو بھی اقدامات کرنا پڑے کریں گے انشاءاللہ. اگر ہم نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے خان صاحب نے، تو اس میں کوئی یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ ان کو ہٹا کے مجھے لے آئیں. اچھا انہوں نے کہا ہے کہ آپ اور ان کو مزید سپورٹ نہ دیں کیونکہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، ادارے تباہ ہو رہے ہیں، اور میرے خیال سے یہ اچھی بات ہے. چلیں یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن مجھے صرف یہ کلیریفیکیشن دیں کہ ایک طرف عمران خان صاحب اداروں کے ساتھ جو جمہوری لوگ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ختم کر چکے ہیں، دوسری طرف جنید اکبر صاحب بیان دیتے ہیں کہ 2 سال میں الیکشن کی آپشن دی گئی تھی اور مذاکرات اب بھی جاری ہیں، پھر آپ لیٹر بھی لکھ رہے ہیں اوپن. تو آپ انگیج ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، انگیج نہیں ہیں؟ یہ ذرا کلیئر کر دیں، کیونکہ اگر آپ انگیج ہیں تو پھر یہ سوال کا نشان ہے کہ پھر آپ جمہوریت کہاں پہ گئی؟ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ ملک میں جمہوری قوتوں کے نام پہ جو لوگ اب تک کھیل کھیلتے رہے ہیں وہ کوئی جمہوری نہیں تھے. جتنے بھی اب تک ان کی جو حکومتیں آتی رہی، ان کی باریاں لگائی گئی تھی اور وہ باریاں چلتی رہی تھی، اور یہ کوئی جمہوریت کا نارہ لگا رہا تھا، کوئی کسی اور کا نارہ لگا رہا تھا. لیکن آپ انگیج ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ نہیں ہیں یوسف زئی صاحب؟ اس کی تردید تصدیق. ہم کسی کے ساتھ انگیج نہیں ہیں. تو پھر جنید اکبر صاحب یہ 2 سال والی آپشن کیسے بتا رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا ہے ان کو کہاں سے یہ ہوا یا کہاں سے ان کو پتا چلا. آئی ڈونٹ نو. میں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ انگیج رہے ہیں، اور نہ ہمارے ان کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوئے ہیں. ہمارے اوپر جتنی سختیاں ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ابھی تک جاری ہیں. اور پنجاب کے اندر تو سیاسی نعرہ لگانا مطلب یہ کہ کفر ہے. اتنا سخت مطلب رویہ ہے، اور اس پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ خاموش ہے. وہ کہتی ہے بہت اچھا ہو رہا ہے. یہ کون سی جمہوری پارٹی ہے؟ یہ تو صرف اب اقتدار ان کے لیے تو یہی کافی ہے. شیلا صاحبہ موجود ہیں، میرا خیال سے وہ اس بات کا جواب بھی یوسف زئی صاحب دینا چاہیں گی، لیکن مجھے چونکہ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. جواب ان کا جواب کیا ہوگا؟ ان کا جواب یہی ہے نا کہ ہم تو بڑے جمہوری ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں. تو قربانیاں دی تھی نا، اب تو قربانیاں اب تو اس کے مزے لے رہے ہیں نا. جنہوں نے قربانیاں دی تھی وہ تو بیچارے قربان ہو گئے. تو سب کو پتا ہے. میرا خیال سے اگر ہم پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ڈسکس کریں گے تو واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت قربانیاں ہیں. ہاں آپ کا کوسچن اپنی جگہ بالکل ہے یوسف زئی صاحب. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو جو عدلیہ کے اندر اختلاف رائے پایا جا رہا ہے اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2 ججز ہیں، سینئر ججز، جسٹس منیب اختر اور ان کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ جو کہ پیونی جج ہے، ان کے خلاف ریفرنس پر غور کر رہی ہے گورنمنٹ. یہ بات میں نے نہیں کی، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں. یہیں سے آغاز کریں گے، ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. جہانگیر جدون صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کا جو بیان ہے کہ حکومت جو ہے سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز میں نے نام لے لیے ہیں، ان کے خلاف ریفرنس پر غور کر رہی ہے، پھر کیا ڈفرنس رہ جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس پر اور ان ریفرنسز پر؟ نہیں دیکھیں، قاضی فائز کے بھی خلاف ریفرنس جن کوفتوں نے بھیجا ہے، شاید اب وہی سوچ رہے ہوں کہ دوبارہ ریفرنس بھیجیں تو جو ان کے ریفرنس کے ساتھ ہوا ہے پھر ان کے ریفرنس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی شخص کوئی فیصلہ دیتا ہے یا وہ اپنے رول آف لا کی ہے، کانسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہے، تو آپ اس پہ جو ہے کوئی ایسا اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے یا اس کو تھریٹ کرنے کے لیے ریفرنس تو فائل ہوتے رہے ہیں. چیف جسٹس افتخار چودھری پہ بھی فائل ہوا، اس کو بھی پھر کیا حالات ہوئے. تو یہ تو مطلب حالات مزید خراب کرنے والی بات ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو پہلے آپ نے 26ویں آئینی ترمیم لائی کہ وہ چیف جسٹس نہ بن سکے. چلیں ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی وہ نہیں بن سکے تو وہ معاملات انہوں نے ریزائن نہیں کیا. کوئی گورنمنٹ شاید ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ جی وہ ریزائن کر دیں گے. تو اب یہ تو میرے خیال میں کوئی اس طرح کے میڈیا میں بیان بھی نہیں دینے چاہیے کہ جی ریفرنس فائل کر رہے ہیں. ریفرنس کے لیے تو پھر آپ کو بہت بڑا مٹیریل چاہیے مس کنڈکٹ کا، کہ مس کنڈکٹ کس طرح ہوتی ہے. تو وہ تو جو ریفرنس بنانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر پریزیڈنٹ ریفرنس بھیجتا ہے تو وہ اوپینین فارم کرتا ہے کسی مٹیریل پہ، تو وہ تو پریما فیشائی ابھی کوئی اس طرح لگ نہیں رہا کہ کوئی جو ہے انہوں نے ایسی بات کر دی ہو کہ آپ ریفرنس فائل کرتے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ یہ کام کر بھی جائے گی؟
मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए कोई ऐसी, तो उन्होंने, मुझे नहीं पता, मैं उनके बयान पे ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकता कि उन्होंने किस इस कॉन्टेक्स्ट में कहा है जी कि 2 और किन जजों के खिलाफ जो है गवर्नमेंट रेफरेंस कर रही है। गवर्नमेंट का कोई इस तरह की सोच भी है तो उनको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपना, अब आपसे देखें ना, सारा इख्तियारात जो है वो आईनी बेंच के पास है। गवर्नमेंट को किसी भी जज से कोई डिस्टर्बेंस हो नहीं सकती, सारे इख्तियारात जो है वो आईनी बेंच के पास हैं। बाकी तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो ऑलमोस्ट जो है सारे इख्तियारात जो है, आपको पता है जब से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है तो जितने भी 184(3) की भी जो प्रोसीडिंग है वो भी इसी में होनी है, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन होनी है, 26वीं आईनी तरमीम का चैलेंज है, वो भी कह रहे हैं ये बेंच सुनेगा। तो मामला तो सारे बेंच के उसमें कंट्रोल में है, और मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात हो, और ऐसी अगर हो भी तो ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि आप किसी शख्स को और अपनी अगर ऐसा पर्सनल हो वजह से जाता है, ज़ाहिर है कि वो फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा। शैला साहिबा, ज़ाहिर है कि आप भी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं बहैसियत जमात, मुझे सिर्फ ये बताएं कि अब ख़त लिखने पर या इख्तलाफ राय बताने पर रेफरेंसेस दायर होंगे? अच्छा, मैंने ये स्टेटमेंट सुना नहीं है, लेकिन पार्टी नहीं समझती कि वो हुकूमत की हर चीज़ में जो है वो हिस्सेदार है, और हुकूमत के अपने फैसले हैं, हुकूमत की अपनी कैबिनेट है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, यूसुफ ज़ई साहब ने बड़े खुल के बातें की, तो अगर हम उनकी नज़र में सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो हमारी नज़र में वो सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, वो थर्ड ऑप्शन है ज़हीरुल इस्लाम का, जिसको वो लेकर आए थे, और वो वही थर्ड ऑप्शन है जिसको थर्ड ऑप्शन बनाने की मुशर्रफ ने कोशिश की थी, और अपनी किताब में लिखा है कि हमसे 100 सीटें मांगते थे, हम इन्हें 40 देना चाहते थे। तो वो इस तरह से आए थे। अगर हम अपने नज़रिए पर अपने लोगों की कुर्बानी को लेकर आगे चल रहे हैं, तो आपका ना कल नज़रिया था, ना आज था, कल भी आप ऑप्शन थे और आज भी ऑप्शन बनना चाहते हैं, गोद से फिसल के रो रहे हैं। रही बात हमारी, तो हम ये समझते हैं कि जितनी हमारे साथ हुई है, हमने फिर भी अपने नज़रिए, आज भी पार्लियामेंट को ताला हमारी वजह से नहीं है। और अगर आज भी आप हुकूमत को बुरा समझते तो अपनी बुज़दिली है कि आपको हमने कहा था कि आप हुकूमत बनाएं, हम जो है वो बनेंगे नहीं आपकी कैबिनेट का हिस्सा, लेकिन पार्लियामेंट को ताला नहीं लगने देंगे। अब जो बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि इनको ये समझना चाहिए कि आपको अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टी ही से बात करनी है, लेकिन मैं दोबारा कह रही हूँ कि वो नहीं, उन्हें समझ आ रहा तो वो कह रहे हैं कि हाँ वो क्या बोलेंगी, यही बोलेंगी, तो आप भी यही बोलेंगे कि हमने जो है हम ही अच्छे हैं, बाकी सब चोर डाकू। तो बस आप बोलते रहें, और हमने किसी से बात नहीं करनी, बोलते रहिए, बोल तो रहे हैं, आते हैं, हमला करते हैं, चले जाते हैं, क्या मिलता है। चले ठीक है, नहीं बात करते, मत बात करें, बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे ये बताएंगे, जो आप 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये दावा कर रही थी हुकूमत, और जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट की साख बचाने के लिए बकौल आप लोगों के, वो रेफरेंस की बात कर रही है, वो कह रही है कि इख्तलाफ राय नहीं होना चाहिए। आप समझती हैं कि जमहूरियत में ऐसा भी होता है? एक तो ये बात है कि 26वीं आईनी तरमीम को पीटीआई ने भी सपोर्ट कर रही थी, 4 अमेंडमेंट उनकी हैं। अगर मेरे कहीं पे गलत बात आए तो आप मौलाना फजलुर रहमान से और क्या कहते हैं कामरान मुर्तज़ा से पूछ सकते हैं। वो तो अडियाला गए तो गड़बड़ हो गई, उसके बाद भी वो चाहते थे और चीफ जस्टिस की कमेटी में भी आना चाहते थे, लेकिन सलमान अकरम राजा ने मना कर दिया। तो उनको कहीं भी इख्तलाफ नहीं था 26वीं आईनी तरमीम में। अब रही बात ये राना सनाउल्लाह का बयान है, अभी तक हमारे सामने इसकी चीज़ें नहीं आई। और देखिए, मैं तो कानूनदान नहीं हूँ, अगर पार्टी ये समझेगी कि ये बयान उन्होंने दिया है और ये नहीं होना चाहिए था तो बिल्कुल पार्टी बात करेगी। लेकिन मैं क्योंकि अभी आपकी टीम के सामने वापस आई हूँ असेंबली से, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। चलें ठीक है, मुझे ये बताएं शौकत यूसुफ ज़ई साहब, फिर तो हम ये समझेंगे कि ये ज़ाहिर है कि कुछ हिस्सा आपके हक़ में भी जाता है कि फिर तो बिल्कुल आज़ादी राय नहीं होनी चाहिए, ना फिर जजेस को होनी चाहिए, ना फिर मीडिया को होनी चाहिए। आप लोग इसको सपोर्ट करते हैं कि आप समझते हैं कि जो काम हमने किया काजी फाजिसा के साथ, वो काम अगर हुकूमत कर लेगी तो क्या मुज़ायका? मेरे ख्याल से इससे तो इदारे तबाह हो जाएंगे, बल्कि तबाह हो ही गए हैं। जितना मुतनाज़ा इन्होंने अदलिया को बना दिया है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना मुतनाज़ा अदलिया आज तक मैंने नहीं देखा है, नीचे से लेके ऊपर तक। और ये मेरे ख्याल से ये जो इदारे 2018 के बाद भी तो मुतनाज़े थी, जब ये बड़े केसेस ये तो बहुत ही देखें, कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि घरों पे ऊपर छापे मारे और अदलिया खामोश रहे, इसी तरह वायलेशन हो ह्यूमन राइट्स की, अदलिया खामोश रहे। ये जो कुछ होता रहा है। और मैं आप लोग इसे कैसे कंडेम करेंगे? अगर फॉर इंस्टेंस एक हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर ये रेफरेंसेस दायर हो जाते हैं अभी, तो वो गौर कर रहे हैं ना।
मेरे ख्याल से ये तो अदलिया के ऊपर हमला होगा ना। अच्छा, जो अदालती निजाम था, अदलिया का निज़ाम है, वो तबाह हो जाएगा। मैं तो यही आपसे कह रहा हूँ। दूसरी बात ये कि जो शैला साहिबा ने कहा ना कि हम तो एक नज़रिए पे कायम है, पता नहीं कौन सा नज़रिया है। नज़रिया हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टीज का नज़रिया होता है ना, वो जमहूरियत से स्टार्ट होता है। अब मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या मुस्लिम लीग नून को अवाम ने वोट दिया है? अगर ये मान लेती कि हाँ दिया है, तो मैं भी मान जाऊंगा कि हाँ ठीक है। अगर उनको वाकई आवाम ने वोट दिया है, आप मुस्लिम लीग नून को वोट दिया का सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाली शैला साहिबा से पूछ रहे हैं। नहीं, मैं भी पूछना चाहती हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि केपी में ये फॉर्म 47 है, तो क्या वो सही है या ये सही है? अच्छा, नहीं देखिए, मेरी बात सुने ना। अब आप सपोर्ट कर रही हैं, आपकी पार्टी सपोर्ट कर, आप जमहूरियत के चैंपियन बने हुए हैं ना, तो आप ऐसी हम हैं चैंपियन, हम हैं चैंपियन। आपके कहने से कुछ नहीं होता। कराइए वो इसके ऊपर वजीर आज़म, आप उसको साबित करें, आप भी आरटीएस बिठाकर आए थे, आप पर भी जहाज उड़े थे, आप भी आरटीएस बिठा के आए थे। ठीक है जी, आप भी हाँ या ना में जवाब दें कि मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं, आप भी हाँ या ना में जवाब दें कि मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि केपी में इनकी हुकूमत फॉर्म 47 की है। आजकल तो मौलाना बहुत अच्छे, आप भी बताएं कि वो सही कह रहे हैं। जवाब दे सकते मुझे, हम हैं चैंपियन और आप हमारी पार्टी की खाके पा भी नहीं है। दो चीज़, शौकत यूसुफजई साहब, देखिए फॉर्म पर हम उस वक्त बना सकते कि या तो इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मिला होता या एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ मिली होती। हमसे तो जालिमों आप लोगों ने निशान भी छीना, हमें कैंपेन भी नहीं करने दी, उसके बावजूद भी आप लोगों का आपकी अपनी वजह से। तो आप क्या समझते हैं? आपकी जमहूरी पार्टी तो हमारा तो नहीं हुआ, हम तो अपनी जगह हैं, पहले से ज्यादा वोट लिए। आप तो सिर्फ आप यही खेलते रहे, जमहूरियत खेलते। चले अब मैं एक छोटा सा सवाल, आप हमें कुछ भी कहें, आप हमें कुछ भी कहें कहते रहे। हमें मालूम है कि आप 2018 में कैसे आए थे और अब भी केपी में कैसे आए। जहांगीर जदून साहब को भी इसमें जरा, हाँ मैं जहांगीर जदून साहब से बनाइए, क्या जायज है? चले, ये जायज है या ये नाजायज है? ये वैसे दोनों ही लफ्ज जो है वो बड़े मुज़ाहिका खेज है। जहांगीर नहीं, तो हमने तो आपसे कहा था आप आ जाएं, हमने तो आपसे कहा था आप हुकूमत बनाएं, हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप क्यों नहीं आए? यही हमने तो कहा था। चले, जहांगीर जदून साहब, हिम्मत ही नहीं थी। चले, मुझे शैला साहिबा, यूसुफजई साहब, हिम्मत नहीं थी, गोद से जो गिरे हुए थे। यूसुफजई साहब, यो मिनट सब्र का, यो मिनट नहीं, हम पार्लियामेंट को बंद नहीं होने देंगे। जी ठीक है। जहांगीर जदून साहब, मुझे बताएं कि ये फॉर्म 47 है, 45 है, आरटीएस बैठ गया है, इसमें पता है मुमासलत क्या है कि 2018 के इलेक्शन भी 3 दिन बाद आए थे और 2024 के इलेक्शन भी 3 दिन बाद आया है। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मुझे बताएं कि जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस है, इसका कोई हल नजर आ रहा है आपको कि गवर्नमेंट शायद हिल जाए, शेक हो जाए, या मुज़ाकरात दोबारा से उनका बाब खुल जाए? क्या होगा क्या इनका? ये देखें, अब मुज़ाकरात आखिर हाल तो मुज़ाकरात ही होंगे ना, लेकिन अब मुज़ाकरात जो लोग कर रहे हैं, क्या उनके पास वो पावर है मुज़ाकरात करने की, या उनको किस एंड तक पहुंचाएंगे, ये असल में इशू है। तो इसमें जब तक दोनों पार्टियां एग्री नहीं होती, इस वक्त तक जो है वो नहीं हो सकता इस तरह। अच्छा, नहीं हो सकता, लेकिन वो तो कहते हैं कि जी असल स्टेक होल्डर एस्टेब्लिशमेंट है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, और जो अपोजिशन में वो कह रहे हैं कि उनको सपोर्ट क्यों है, तो मेन जो की प्लेयर है वो तो एस्टेब्लिशमेंट है ना? नहीं, वो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट का तो रोल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कौन कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं है? एस्टेब्लिशमेंट देखें ना, जब भी किसी पॉलिटिकल लीडर को जेल के अंदर पहुंचाना होता है तो वो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं पहुंच सकता। वो एस्टेब्लिशमेंट का तो रोल है डेफिनेटली। तो फिर ये जो एस्टेब्लिशमेंट के रोल के बगैर तो ना मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना पार्टियां आपस में जो है वो आगे प्रोसीड कर सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना, देखें गवर्नमेंट को एस्टेब्लिशमेंट वैसे भी जो होती है गवर्नमेंट के साथ ही मिलकर काम कर रही होती है। लेकिन ये कोई नई कहानी नहीं है जहांगीर जदून साहब। अमेरिका में भी जब ट्रम्प साहब, आपको याद होगा 2016 के बाद जब वो दोबारा इलेक्शन के लिए सदारती खड़े हुए थे, जो बाइडन जीत गए थे, तब उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया था कि जो डीप स्टेट है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने जिताने दी। तो एस्टेब्लिशमेंट हर मुल्क में काम करती है, आपने दुरुस्त फरमाया, हुकूमत के साथ ही काम करती है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये तो जवाब शौकत यूसुफजई साहब बेहतर बता सकते हैं, मिल जाते हैं इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के साथ और सड़कों पे आ जाते हैं पीटीआई के साथ,
तो आप नहीं समझते दैट वुड बी मैसिव? आप ये तो देखें ना, उनका राइट बनता है कि वो क्या अलायंस बनाते हैं, किस तरह अपना बयानिया बनाते हैं। ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, वो पोजीशन में होती है। डेफिनेटली वो देखें ना, पाकिस्तान के अंदर बहुत तारीखें बनी हैं, MRD बनी, फिर PNP, वो बहुत सारी PNA तारीख बनी, तो तारीखें बनती रहती हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो जो अलायंस बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, उनका राइट है। तो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द लॉ जो है वो अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो उनके मुतालबात हैं वो गवर्नमेंट के सामने भी रख सकते हैं, वो बाकी जो कुफ्ते हैं उनको भी बावर करा सकते हैं कि ये मामले पाकिस्तान के अंदर अब इस तरह मुल्क जो है चल सकता है, नहीं चल सकता। ठीक है, यहीं से बात को जो है वो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक शैला साहिबा। ऑन अ वेरी पर्टिकुलर साइड मुझे ये बताएं कि अपोजिशन को आप सड़कों पे देखती हैं, मुज़ाकरात की टेबल पे देखती हैं, और सड़कों पे आते हैं तो फिर क्या करेंगे? मोहसिन नकवी साहब फिर एक्टिव होंगे? अच्छा, 3 बातों के जवाब दूं। इन्होंने एक तो कहा था यूसुफ जई साहब ने, ऐसी अदलिया देखी है कि लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, उन्हीं बोलते जी देखी है। जब मेरे स्पीकर साहब को जो एक दिन के लिए इस्लामाबाद आए थे, इस्लामाबाद से पकड़कर कराची लाया गया और 7 घंटे उनके घर की खवातीन को घर मर्द नौकर तक निकाल के तंग किया गया, वो अदलिया देखी है। और वो मिफ्ता इस्माइल के घर जो है घुस गए, उनकी गैर मौजूदगी में उनकी खवातीन को तंग किया, अदलिया कुछ नहीं बोली, ऐसी अदलिया देखी है। और बताऊं, और सारे केसेस सुनाऊं, एजाज जाखरानी के यहाँ घुस गए, उसके घर के सामान को तोड़ फोड़ किया, कोई कुछ नहीं बोला, ऐसी अदलिया देखी है। फरियाल तालपुर को रात के 12 बजे चांद रात को किस कानून के तहत घसीट के ले गए जेल में, कोई नहीं बोला, ऐसी अदलिया देखी है। और कोई भी जो है कभी भी वीडियो लीक का केस नहीं सुना गया, 3 के 3 बैठते रहे, ऐसी अदलिया देखी है। आपको अब मसला हो रहा है। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि आर्टिकल 200 के तहत तबादले किए गए और उनको तबादला किया गया, जो कि हो सकता है आर्टिकल 200 के तहत। और 26वीं आईनी तरमीम में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसको फेडरल हाई कोर्ट का नाम दिया जाएगा और तमाम सूबों से जजेस की नुमाइंदगी होगी। ये पास किया गया और ये इस पर अग्री थे और ये इनकी वजह से बेंच बनी है। हम तो कोर्ट बनाना चाहते थे। और बहरहाल अगर ये ग्रैंड ओपोजिशन तो मैं नहीं देखती, मैं नहीं समझती कि मौलाना साहब इनके साथ जाएंगे। और अगर ये आते भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर ख़राब करते हैं, कानून के दायरे में नहीं रहते, तो फिर जाहिर है कि कानून हरकत में आएगा। आप समझती है मौलाना फजल रहमान साहब इनके साथ नहीं जाएंगे? शौकत यूसुफ जई साहब नहीं जाएंगे? शायद खाका नवासी साहब भी नहीं मना सके? देखिए, ये तो अब इनकी अपनी सोच है। ये समझते हैं। देखें ना, मैंने अगेन आपसे कहा ना कि इनकी जमहूरियत खत्म हो गई है पीपल्स पार्टी की। अभी इनके देखें, ये कहती हैं कि आपके दौर में ये सारा कुछ हुआ, अगर हमारे दौर में हुआ तो मैं उसको भी कंडेम करता हूँ। और बड़ी बात है ये आप अगर नहीं कहें, लेकिन अगर नहीं कहें क्या हुआ, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। मैं खुद देखिए सिंध में नहीं हो रहा है, सिंध में नहीं हो रहा है। ये भी सब्र करें ना, मेरी बात सुने। मैं भी इस पार्टी मैं भी कह रही हूँ सिंध में नहीं हो रहा है। आप अपने सूबे में रोजगार पैदा करें। आपके यहाँ से ज्यादा पश्तून हमारे यहाँ। लास्ट मिनट चल रहा है। हमारे सूबे में बहुत हालात ठीक है, हमारे सूबे में हालात ठीक है। यहाँ BRT बन गई है। जी बिल्कुल। सिर्फ एक सारा चुनाव ले ले तो आपके ना पूरे चेहरे पे स्याही आ जाती है। आपको हेल्प हमारे यहाँ सब सही है, हमारे यहाँ सब सही है। हमारा मिनी पाकिस्तान है, एक ही पार्टी की हुकूमत नहीं है वहाँ पे। आपके यहाँ तो सब खैरियत है। हमारे यहाँ हम बहुत सकून है। चले, मैं चाहूंगी कि एक लाइनर जो है मैं दोनों से ले लूं। शौकत यूसुफ जई साहब मुझे बताएं। मैं अच्छा हाँ, शौकत यूसुफ जई साहब आपको मुबारक हो। आपने जो है करप्शन का इदारा फिर बना रहे, कब बंद करेंगे करोड़ों रुपए लगा के? चलें, इसका भी जवाब दे दीजिएगा यूसुफ जई साहब। मुझे साथ ये भी जवाब दे दें कि शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया गया है, वजूहात क्या बनी है? उनसे इस्तीफा भी मांगा जाएगा? मरवत साहब, उनको पार्टी का डिसिप्लिन है, वो पार्टी जाने वो जाने। मेरा उसके क्या, मेरा तो क्लास फेलो है, मेरा दोस्त भी है। मैंने उसको बड़ा समझाने की कोशिश भी की है, बड़ी तजावीज़ भी दी है। अब उनकी मर्जी है, वो माने न माने। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस सूबे में, हमारी अपनी हुकूमत में हमने अपनी कमेटी बनाई है, वज़रा के खिलाफ भी, MPS के खिलाफ भी बाकायदा। रोज आप सुन रहे होंगे। और अपने वज़रा के खिलाफ भी हम आवाज उठाते हैं जब ऐसी कोई बात आ जाती है। ठीक है। कराची में तो आवे कावा बिक रहा है, लोग वज़रा बिलियनियर बन गए, पता ही नहीं चल रहा है।
अच्छा, वो बेचारे मेरा ख्याल से कराची की सड़कें देखें, साबित करें ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है, साबित करें ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है। और मैं आपको आप ही की मिसाल देती हूँ। जब कोई मिनिस्टर होता था और वो पकड़ा, उसके डिपार्टमेंट में करप्शन होती थी, तो आपके कायद ये कहते थे कि इसको पहले हटाया जाए। अब आप खुद ही बन गए, आपको क्यों? अब आप गंद बखेर रहे हैं। आप दोनों को दोबारा इनविटेशन दे रही हूं, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप दोनों के साथ हम बैठ के दोनों सूबों की जो सिक्योरिटी मैं आखिरी बात करना चाहती थी, जब ये मिनिस्टर के ये बोलने नहीं दे रहा क्योंकि ये कच्ची हो रही है इनकी। जब मिनिस्टर जो है नून लीग के मिनिस्टर्स के जब नून लीग इनको तो हटा लेना वहां से अपने लोगों को। थैंक यू सो मच यकीनन खत्म हो गया है, लेकिन दोबारा प्रोग्राम में आप दोनों को मदऊ करेंगे। शौकत से बहुत शुक्रिया। जहांगीर जदून साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।